स्टडी विद एम के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं खान सर। और मेरी जो क्लास है राजस्थान के इतिहास की, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों राजपूतों का उत्पत्ति काल। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो राजपूत यानी जो राजपूत है, क्योंकि राजस्थान में कौन थे? राजपूत। तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से राजपूत आए, कैसे इनका हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुए, किस प्रकार इनका नाम राजपूत पड़ा, पहले इनको क्या कहा जाता था, तो इस बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। विस्तार से बने रहे आप स्टडी विद एम के चैनल के साथ। मैं खान सर मेरे साथ बने रहे। देखिए सर, देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो सबसे पहले राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई यानी कहां से मानी गई है, आपने सुना होगा दोस्तों, राजपूतों का जो उत्पत्ति काल माना गया है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है दोस्तों। और ये उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? कहते हैं कि सर 7वीं शताब्दी 647 ईस्वी में यानी भारत का एक राजा था जिसका नाम था हर्षवर्धन। कहते हैं कि हर्षवर्धन के एक क्या थे? सामंत थे। क्या थे दोस्तों? सामंत थे। और ये अपने आप को हर्षवर्धन का सामंत थे, अपने आप को हर्षवर्धन के पुत्र संतान मानते थे। यानी राजा के प्रति इनकी अगाध इतनी श्रद्धा थी कि ये अपने आप को यानी राजा का पुत्र मानते थे। तो पहले इनको क्या कहा था? अपने आप को ये कहते थे राजपुत्र, कि हम राजा के पुत्र हैं, क्योंकि हर्षवर्धन के साथ इनका ऐसा रिश्ता था। इस प्रकार का विश्वास, दृढ़ विश्वास, अगाध विश्वास था दोस्तों, जिसके कारण ये अपने आप को राजपुत्र कहलाते थे। तो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का जो काल है दोस्तों, वो किस नाम से जान जाता है? उसको कहते हैं दोस्तों राजपूतों का उत्पत्ति काल। यानी राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कहां से हुई? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी दोस्तों, कौन सी शताब्दी दोस्तों? 7वीं शताब्दी। और 7वीं शताब्दी से लेकर किस शताब्दी को माना गया दोस्तों? 12वीं शताब्दी तक। कितनी शताब्दी दोस्तों? 12वीं शताब्दी। ये राजपूतों का उत्पत्ति काल दोस्तों। इसके बाद भी राजपूत रहेंगे, आप देखेंगे दोस्तों, राजपूत इसके बाद भी रहेंगे। और कहते हैं दोस्तों कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ यानी सिसोदिया राजवंश, तो यानी कई राजवंश हुए, जैसे राठौड़ों की बात करेंगे, चौहानों की बात करेंगे, गुर्जर प्रतिहारों की बात करेंगे, तो ऐसे कई राजपूत वंश जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी क्या हुई, राजपूतों की उत्पत्ति हुई। 7वीं शताब्दी में यानी 7वीं शताब्दी राजा कौन था दोस्तों? तो देखिए 7वीं शताब्दी में 647 ईस्वी, 647 ईस्वी में दोस्तों एक राजा थे जिनका नाम था दोस्तों हर्षवर्धन। क्या नाम दोस्तों? हर्षवर्धन। एक राजा थे दोस्तों 7वीं शताब्दी में जिनका नाम था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन थे दोस्तों। और देखिए किस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों, हर्षवर्धन था नाम। और कहते हैं कि हर्षवर्धन के यानी जैसे मान लो कि हर्षवर्धन का शासन है, केंद्रीय शासन किसके हाथ में? केंद्रीय शक्ति हर्षवर्धन के हाथ में दोस्तों। और मान लो हर्षवर्धन के यानी अलग अलग जो सामंत है, जैसे मान लो ए बी सी डी ई, मान लो उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यानी हर्षवर्धन शासक का केंद्रीय शक्ति किसके पास में है? हर्षवर्धन के पास। और आसपास के जो कबीले हैं, आसपास के जो छोटे राजा है, वो किसके सामंत है? हर्षवर्धन के सामंत है। सामंत किसे कहते हैं? कि स्वतंत्र रूप से कोई शासन न कर किसी राजा के अधीन अगर होकर आप शासन करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? सामंत। तो हर्षवर्धन के अंडर में कितने सामंत? तो आसपास के जो पड़ोसी, हर्षवर्धन कहां का शासक है दोस्तों? कन्नौज। तो देखिए दोस्तों, यानी हर्षवर्धन के आसपास के अंदर जो इसके सामंत थे
यानी वो अपने आप को क्या, इसके हर्षवर्धन के प्रति उनकी इतनी अगाध श्रद्धा थी, इतना दृढ़ विश्वास था कि वो हर्षवर्धन के लिए अपने आप को क्या कहते थे, इतना इनके विश्वास था कि अपने आप को कहते थे राजपुत्र, यानी अपने आप को सामंत। ये क्या दोस्तों, सामंत है। ABC क्या दोस्तों, सामंत है। किसके, राजा के सामंत है। और दोस्तों ये अपने आप को क्या कहते थे, सामंत। सामंत अपने आप को क्या कहते थे दोस्तों, ये सामंत अपने आप को कहते थे राजपुत्र। क्या कहते थे दोस्तों, राजपुत्र। कि हम अपने आप को इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना राजा के प्रति इतना मोह, अपने स्वामी के प्रति दिल से जो अपने, तो अपने आप को देखिए दोस्तों, किसी के प्रति मान लो हम किसी की संतान नहीं है और किसी के प्रति मान लो हमारी इतनी श्रद्धा कि वो अपने को बेटे बराबर समझे कि नहीं आप मेरे बेटे के समान हो, तो हम उसका क्या कहेंगे कि ये तो आप मेरे पापा के समान हो भाई, कि आपके प्रति मेरी इतनी श्रद्धा है। तो यहां पर जो सामंत है, इनकी श्रद्धा थी हर्षवर्धन के प्रति, और ये सामंत अपने आप को क्या कहते थे दोस्तों, राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब होता है दोस्तों राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र मानते थे, मगर कहते हैं दोस्तों कालांतर में समय के साथ चीजें बदलती गई और धीरे धीरे यानी राजपुत्र का अपभ्रंश क्या हो गया, राजपूत। यानी इस राजपुत्र का अपभ्रंश, यानी राजपुत्र का अपभ्रंश क्या हो गया, राजपूत। कि हम राजा के पूत हैं, हम उस राजा की संतान है, किसकी, हर्षवर्धन की। जब हर्षवर्धन का साम्राज्य, कहते हैं कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, हर्षवर्धन का साम्राज्य यानी एक केंद्रीय सत्ता थी, हर्षवर्धन पूरे भारत का, कन्नौज का राजा था जो पूरे भारत को ऑपरेट करता था, पूरे भारत पर अपनी केंद्रीकरण शक्ति रखता था। और कहते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हो गया, यानी वो केंद्रीकरण खत्म हो गया। वो एक सत्ता जो थी जिसने पूरे भारत को जोड़ के रखा था, वो सत्ता खत्म हो चुकी थी दोस्तों। और उसके बाद ये जितने भी सामंत थे, जितने भी राजपुत्र थे, सामंत थे, यानी धीरे धीरे सब क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। ये सब क्या हो गए दोस्तों, ये सारे सामंत क्या हो गए, ये सामंत क्या हो गए, धीरे धीरे क्या हो गए दोस्तों, स्वतंत्र हो गए। साहब स्वतंत्र हो गए दोस्तों, यानी ये क्या हो गए, स्वतंत्र, अपने आप को आजाद, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी अब ये छोटे छोटी जो रियासतें थी, छोटे छोटे सामंत जो थे, जो क्षेत्र था, वो धीरे धीरे अब क्या हो गए, सब ने उन्होंने अपनी खुद की क्या कर ली, यानी अपने को खुद को अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। क्योंकि जो उनका राजा था हर्षवर्धन, वो तो मर गया था। उनकी डेथ होने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद इन छोटे छोटे सामंतों ने, इन राजपुत्रों ने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये सब शुरुआत हो रही है कहां से, 7वीं शताब्दी 647 में। राजा कौन, हर्षवर्धन। कहां का राजा दोस्तों, कन्नौज। आगे बात करेंगे दोस्तों कन्नौज को लेकर क्या होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष भी देखने को मिलेगा, जो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार यानी इस प्रकार क्या हो गया, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी अब ये राजपुत्र क्या हो गए, राजपूत हो गए, और ये राजपुत्र का अपभ्रंश हो गया राजपूत, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित। देखिए उदाहरण के लिए दोस्तों बताता हूं अपभ्रंश कैसे होते हैं। जैसे देखिए एक नाम आता है क्षेत्र। अब हमसे क्षेत्र बोला नहीं जाता, हमसे क्षेत्र बोला, हम इसको क्या कहेंगे, क्षेत्र को खेत। आज भी देखिए भूमि का टुकड़ा जो होता है उसको क्षेत्र कहते हैं, और उसको हम कहते हैं खेत, जबकि वो है क्या, क्षेत्र। तो ये है साहब की राजपुत्र बोला नहीं गया, और धीरे धीरे इसका कालांतर भ्रंश हो गया राजपूत। तो देखिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे। इधर देखिए दोस्तों, यानी राजपूतों का आरंभ कहां से हो रहा है, 7वीं शताब्दी से। कहां से हो रहा है दोस्तों उसकी उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति कब हो रही है, 7वीं शताब्दी यानी 647 में, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। यानी जो सामंत थे, राजपूत जो सामंत थे किसके, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता थी वो बिखर गई थी, और बिखरने से यहाँ पर अलग अलग स्वतंत्र सामंत अपने आप को राजा घोषित कर दिया साहब। इसके बाद देखिए 12वीं शताब्दी यानी 7वीं शताब्दी में इनका यानी उत्पत्ति होती है, और 12वीं शताब्दी तक
कहते हैं कि दिल्ली भी इनके अंडर में आ जाती है, यानी दिल्ली पर भी इनका अधिकार होता है। देखिए एक छोटी सी जगह से शुरुआत हो रही है, यानी किस प्रकार से मगर कहते हैं चरम पर तब थी 12वीं शताब्दी में, जिस समय इन्होंने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। आपने पढ़ा होगा दोस्तों 1192 ईस्वी में। देखिए दोस्तों 1192 ईस्वी में, यानी आपने देखा दोस्तों कि एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ किसके बीच में दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान, कौन सा दोस्तों? थर्ड, तृतीय, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज कौन है दोस्तों? अगर दूसरा जो शासक है मोहम्मद गोरी। कौन सा दोस्तों? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के और वर्सेज मोहम्मद गोरी के बीच में एक युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, तराइन का युद्ध। तराइन कहां दोस्तों? हरियाणा। तराइन का मैदान का मैं एचआर लिख रहा हूं दोस्तों, आप समझ जाना, एचआर लिख रहा हूं जिसका मतलब होता है हरियाणा। तो देखिए दोस्तों तराइन का युद्ध जो हुआ, यानी तराइन के दो युद्ध प्रसिद्ध है दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। पहला युद्ध भी इन्हीं के बीच में पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज मोहम्मद गोरी, जिसमें कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। मगर पृथ्वीराज चौहान की कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल, इतिहास जिसको पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं करता, वो सबसे बड़ी भूल मानी गई कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, जिसको इतिहास में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की अदूरदर्शिता थी। इसके बाद देखिए दोस्तों तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ इसी मैदान पर, तराइन का हरियाणा में, वापस मोहम्मद गोरी वो शासक है जो हार नहीं मानने वाला था, वापस 1 साल बाद अपनी सेना लेकर आया और उसने वापस तराइन के मैदान में किससे संघर्ष किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संघर्ष किया गोरी ने। और कहते हैं कि इस युद्ध में किसकी विजय हो जाती है? मोहम्मद गोरी की। तो देखिए दोस्तों इससे पहले दोस्तों क्या बात है, इससे पहले देखिए कि दिल्ली का शासक था अनंगपाल तोमर, जिसको किसने हराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने हराया अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली किसको दे दी? चौहानों को दे दी। तो आप देखिए दोस्तों अनंगपाल तोमर के समय तो चौहान कौन थे? राजपूत थे दोस्तों। मेरा बताने का मतलब यही था कि चौहान कौन थे दोस्तों? राजपूत थे। और इन राजपूतों का अधिकार यानी कहां पर हो गया? जो भारत की जो राजधानी मानी जाती थी दिल्ली, अगर आपको भारत पे शासन करना तो दिल्ली को जीतना होगा, दिल्ली पे आपका अधिकार होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इन राजपूतों का अधिकार कहां हो गया? दिल्ली चौहान काल के समय, यानी अनंगपाल तोमर, विग्रहराज चतुर्थ। और ये दिल्ली किसके पास रही थी एंड तक? यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास में रही थी। और ये तराइन का युद्ध यानी हरियाणा दिल्ली के पास है, इसी दिल्ली के लिए हुआ। तो देखिए दोस्तों राजपूतों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, यानी इसको चरमोत्कर्ष काल हम कह सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों कौन किसकी जीत हो जाती है? यानी मोहम्मद गोरी की विजय। मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? हार। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक निर्णायक युद्ध कहा जा सकता है। इतिहास में इसको कहते हैं निर्णायक युद्ध। निर्णायक युद्ध क्यों कहते हैं दोस्तों इसको? कि निर्णय हो गया जिस दिल्ली पर दोस्तों चौहानों का अधिकार था, चौहानों ने दिल्ली को जीत रखा था, यानी राजपूतों का अधिकार था। अब वो दिल्ली राजपूतों के हाथ से निकलकर किसके हाथों में आ गए दोस्तों? मोहम्मद गोरी। यानी अब मुस्लिमों के हाथ में सत्ता आ गया। तो निर्णायक युद्ध हो गया। इसमें निर्णय हो गया, क्या हो गया कि अब दिल्ली पर किसका अधिकार होगा? मुस्लिम शासकों का। मुस्लिम शासकों का दिल्ली पर अब अधिकार। देखिए दोस्तों अब सत्ता सीधी राजपूतों के हाथ से निकल के किनके हाथ में जा रही है? मुस्लिमों के हाथ में
जारी है। इसलिए इसको किसकी संज्ञा दी गई कि यह युद्ध जो हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, ये एकदम निर्णायक युद्ध, सटीक युद्ध साहब। इसमें फैसला हो गया कि अब शक्ति यानी राजपूतों के हाथ से निकलकर किसके हाथ में आ गई? मुस्लिम शासकों को मैं यूं कहूं दोस्तों कि हिंदुओं के हाथ से सत्ता निकलकर अब किसके हाथ में आ गई? मुस्लिम शासकों के हाथ में आ गई। और वो मुस्लिम शासक कौन? मोहम्मद गोरी, जो गौर क्षेत्र का, गौर प्रदेश का था। गजनी में एक क्षेत्र है गौर प्रदेश, वहां से कौन आया? मोहम्मद गोरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, चौहानों की सत्ता को नष्ट किया और अब मुस्लिम शासकों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, जैसे ही मोहम्मद गोरी का अधिकार हुआ दिल्ली पर, निर्णायक युद्ध, सत्ता किनके हाथ में आ गई? मुस्लिमों के हाथ में आ गई। यानी अब सत्ता दिल्ली पर किसकी सत्ता है? उसी के नीचे लिखना दोस्तों, दिल्ली पर देखिए, दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता काबिज हो गई। मुस्लिम सत्ता काबिज। अब दिल्ली चौहानों के, राजपूतों के हाथ से निकल गई और इस पे अधिकार किसका होगा? मुस्लिमों का अधिकार हो गया। और कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीतने के बाद, मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीतने के बाद, यानी मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीतने के बाद सीधा कहां चला जाता है? वापस गौर चला जाता है। यहां पर किसको सौंप देता दोस्तों? तो यहां पर देखिए, यहां पर दिल्ली की सत्ता अधिकार किसको सौंप देता दोस्तों? देखिए आप, 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 ईस्वी में किसको सौंप देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक यानी यहां पर किस वंश की स्थापना करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का है? इसको कहते हैं गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश। कौन सा वंश दोस्तों? इसको कहते हैं मामलुक। कई बुक्स में दोस्तों इसका नाम यह भी मिलता है, इल्बरी वंश। अब देखिए दोस्तों, अब जो सत्ता है यानी हिंदुओं के हाथ से निकलकर मुस्लिम लोगों के हाथ में आ गई और इस कारण यहां पर नए वंश की स्थापना हो रही दिल्ली में। और वो वंश है दोस्तों गुलाम वंश, दास वंश, इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गोरी का क्या था? एक दास था, यानी एक खरीदा हुआ गुलाम था। तो गुलामों से, यानी आप देखिए, गोरी हो चाहे गजनवी हो, गुलामों से बहुत प्यार करते थे, गुलामों को यानी अपने बराबर दर्जा देते थे। तो यहां पर जैसे भारत को जीता और जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत सौंप दिया कि आप जानो, आपका काम जाने, मैं जाता हूं गौर प्रदेश। और कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश और इल्बरी वंश की स्थापना कर दी। साहब किसकी कर दी? इसकी स्थापना कर दी। और ये कब से कब तक रहा? 1206 ईस्वी से, 1206 ईस्वी से दोस्तों, यानी 1526 तक, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक एक वंश यहां पर रहा। और वो वंश कौन सा दोस्तों? इस काल को हम क्या कहेंगे? ये जो 1206 से 1526 तक का काल है दोस्तों, इस काल को हम कहेंगे सल्तनत काल। क्या कहेंगे दोस्तों? इस काल को हम कहेंगे सल्तनत काल। समझ में आया दोस्तों आपको? देखिए दोस्तों, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं कि आपको जिससे पता चल जाए
कि दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता काबिज हो गई। अब 1206 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप कर कहां चला गया, खुद गजनी यानी गौर प्रदेश चला गया। और वहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में यानी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पे शासन किया, दिल्ली में यानी गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश, एलबरी वंश की स्थापना की। और ये जो काल रहा 1206 से 1526 ईस्वी तक, यानी वो काल कौन सा कहलाता दोस्तों, सल्तनत काल। देखिए दोस्तों 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में यानी सल्तनत, सुल्तान की उपाधि, जहां पर शासक को सुल्तान कहते हैं उस काल को कहते हैं सल्तनत काल। तो देखिए दोस्तों 1200 में स्थापना की रही है, काल कब तक चला, 1526 ईस्वी तक। गुलाम वंश में देखिए दोस्तों खिलजी वंश आया, लोधी वंश आया, आपका तुगलक वंश आया, यानी 5 सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं। तो 5 वंश, गुलाम वंश हो गया आपका, तुगलक वंश, लोधी वंश, आपका खिलजी वंश, ये इसके अंदर मुगल वंश, सॉरी मुगल वंश तो 1526 के बाद है, यानी 5 जो वंश आते हैं उस काल को हम कहते हैं सल्तनत काल। और 1526 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध, जिसके अंदर इब्राहिम लोधी बाबर से लड़ता हुआ मारा गया। 21 अप्रैल 1526 को कौन सा युद्ध दोस्तों, पानीपत का युद्ध, जिसमें बाबर से लड़ता हुआ कौन मारा जाता है, इब्राहिम लोधी। कहते हैं कि सल्तनत काल का पहला सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया वो कौन है दोस्तों, वो है आपका इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश के इस युद्ध के साथ ही भारत में एक नए वंश की शुरुआत हो जाती है, वो वंश कहलाता है मुगल वंश। इब्राहिम लोधी पानीपत के युद्ध में हार जाता है, युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है, उस वंश को हम कहते हैं मुगल वंश। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको मुगल वंश कहते हैं। और मुगल वंश में देखिए दोस्तों, मुगल वंश इसको कहते हैं। और मुगल काल, जिसने यहां भारत में 300 साल शासन किया, 3 साल से अधिक शासन किया। और कहते हैं कि मुगल यहाँ भारत में आए थे बाहर से, मगर ये भारत के होकर ही रह गए, भारत में यहीं मर गए, इनकी कब्रें मजार यहीं पे हैं। और इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। और कहते हैं कि भारत में ही, भारत को इन्होंने अपनी कर्मस्थली मान ली, भारत में ही ये रहे। इसके बाद देखिए राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करूं, मैं आपको ला रहा हूं कहां, धीरे धीरे रास्तों भारत से राजस्थान के अंदर आपको एंट्री करवा रहा हूं। एक युद्ध होगा राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में एक युद्ध होगा दोस्तों, वो युद्ध होगा खानवा का युद्ध। यानी 1526 में यहां पर किसकी नींव पड़ेगी, सल्तनत काल के बाद। तो देखिए 1526 में किसकी नींव पड़ जाएगी, मुगल शासन की। अब दिल्ली पर किनका अधिकार हो जाएगा, इब्राहिम लोधी के मारे जाने पर, पानीपत का पहला युद्ध हारने के बाद, यानी अब दिल्ली पे अधिकार हो जाएगा साहब किसका, मुगलों का। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं कि युद्ध होगा यानी खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, 1527 ईस्वी। यानी देखिए दोस्तों ये युद्ध कब हुआ, यानी 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में, ये युद्ध किनके बीच में है दोस्तों, ये युद्ध हुआ दोस्तों देखिए महाराणा सांगा वर्सेस दूसरा व्यक्ति है बाबर। इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार हो जाती है। और ये राजस्थान के लिए भी, राजस्थान के संदर्भ में इस युद्ध को हम कह सकते हैं निर्णायक युद्ध। भारत के संदर्भ में निर्णायक युद्ध हुआ दोस्तों तराइन का पहला युद्ध। और राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो जो निर्णायक युद्ध हुआ वो कौन सा हो दोस्तों, खानवा का युद्ध। यानी इस खानवा के युद्ध से भी ये बात साफ जाहिर हो गई थी कि राजस्थान में अब किसका प्रभाव रहेगा, मुगलों का प्रभाव रहेगा। भारत तो पहले ही कब्र में आ गया था, इनके भारत पर तो पहले इन्होंने अधिकार कर लिया था, दिल्ली को अपने अंदर ले लिया। मगर अब उनके लिए चुनौती थी सांगा, और बाबर ने उसको भी पार पा लिया।
और कहते हैं राजस्थान के लिए भी निर्णायक युद्ध हो गया कि अब राजस्थान को भी, यानी अब राजस्थान की जो रियासत है सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, यानी मेवाड़ को भी अब मुगलों के अधीन रहकर काम करना पड़ेगा। यानी अब राजस्थान को भी भारत के अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति बनकर कौन उभरे, मुगलों के अंडर में रहना पड़ेगा। तो ये राजस्थान के संदर्भ में भी निर्णायक हो गया। यहां पर भी किनकी हो गई, मुस्लिम सत्ता। राजस्थान में भी किसका प्रभाव हो गया, अब मुस्लिम सत्ता का, मुस्लिम सत्ता का प्रभाव हो गया। यह है दोस्तों आपको बताने के लिए कि भाई हम किस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति कर रहे हैं, कैसे राजपूतों को आगे बढ़ा रहे हैं। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे अब राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में दोस्तों कुछ सिद्धांत है, कुछ क्या है सिद्धांत दे रखे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है दोस्तों। देखो जितने में उतनी बातें होती है। इतिहास भी ऐसा है कि लिखने वाला भी इंसान ही है, और कहते हैं कि अलग लोगों के अलग अलग विचारधारा होती है। विचारों की तो बात है दोस्तों, क्या पता आपके और मेरे विचार ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। और क्या पता आपके और मेरे विचार मिल सकते हैं, क्योंकि हर आदमी किसी को सेटिस्फाइड कर नहीं सकता। और आप बने रहे हमारे साथ, क्या पता हम आपको संतुष्ट कर दें, आपके विचारों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। कहते हैं कि नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता है, अपने आप को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, और ये बात जो चल रही है अपनी, अब उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत है दोस्तों। तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कौन कौन से ऐसे सिद्धांत, किन किन लोगों ने बातें बताई कि राजपूत यहां से है वहां से है इनकी उत्पत्ति। देखो कवि चंद्रप्रदा ने कहा था कि राजपूत पृथ्वीराज रासो में इस बात का उल्लेख कर रखा उसने कि ऋषि जो गुरु वशिष्ठ है उन्होंने एक यज्ञ किया था, राक्षस परेशान कर रहे थे, और उन्होंने अग्नि कुंड से साब 4 जातियों को पैदा किया, 4 जातियों को जन्म दिया, प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान। कहते हैं 4 जातियों को जन्म दिया। और सबसे एंड में कौन रहे जिन्होंने राजस्थान में अपना प्रभाव छोड़ा, वो थे चौहान। तो ऐसी बातें देखने को मिलती है। इस बात का समर्थन भी करते हैं दोस्तों सूर्यमल मिश्रण अब और मोणोत नैणसी, दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ जो चंद्रप्रदा जी ने कहा वो बिल्कुल एकदम सटीक है। अब आज के हम वैज्ञानिक युग के लोग हैं दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि अग्नि से किसी इंसान का जन्म हो जाए, भूतो न भविष्यति, हम नहीं मानते, मगर हमारे इतिहास, हमारे जो इतिहास के स्रोत ऐसी जानकारी मिल रही है, लोग बताते हैं, हमारी मान्यता है। आपको पता कि हम आस्तिक लोग हैं। अगर आपको कहे कि अग्नि से इंसान का जन्म होता है, आज का इंसान नहीं मानेगा, मगर हमारे वेद झूठ नहीं बोलते हैं। वेदों में भी कहा कि साहब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यानी अग्नि कुंड से ना जाने कौन कौन सी चीजें पैदा की, राक्षसों का खात्मा किया, यहाँ पर संसार में ऐसी शांति लेकर आए, और यज्ञ किए जाते थे यज्ञ के लिए भाई, जिससे आपकी पापों कर्म कांडों को कम किया जा सके। तो अब उसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी दोस्तों। तो अगली बात देखिए, हम बात कर रहे हैं पहला सिद्धांत कौन आ रहा साहब, सबसे पहले आ रहा है आपका चंद्रप्रदायी। यानी कौन आ रहा दोस्तों, चंद्रप्रदायी, जिसका सिद्धांत कौन सा दोस्तों, अग्निकुंड सिद्धांत, अग्नि कुंड का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, अग्निकुंड का सिद्धांत देने वाला कौन है, चंद्रप्रदायी। और देखिए दोस्तों इसका अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति है दोस्तों कवि चंद्रप्रदायी। कवि चंद्रप्रदायी, जो आपको पता होगा दोस्तों
पृथ्वीराज चौहान का लंगोटिया, बचपन का साथी लंगोटिया जिसको आप कह सकते हैं, यह वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने कहा था 4 बांस 24 गज अष्टअंगुल परवान ताव पर बैठो सुल्तान मत चुके चौहान। तो जब हम पढ़ेंगे सर चौहान तो बताएंगे आपको, बड़ी हिस्ट्री बड़ी रोचक तरीके से हमको बताएंगे आपको, आप बने रहे। तो देखिए दोस्तों, यानी इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कवि चंद्र बरदाई ने। और जब कवि चंद्र बरदाई ने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया तो कहते हैं कि इसका समर्थन किसने किया? समर्थन करने वाले इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले हैं, पहला व्यक्ति है सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र और दूसरा व्यक्ति है दोस्तों मुहणोत नैन्सी। देखिए दोस्तों, सूर्यमल मिश्र को क्या कहा जाता है? राज्य कवि। सूर्यमल मिश्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्य कवि। और मुहणोत नैन्सी को कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहते हैं? मुहणोत नैन्सी को। और साहब जैसे ही इसने कहा कि अग्नि से 4 जातियों को पैदा किया, किसने? गुरु वशिष्ठ ने। और साहब फटाक से इस बात के समर्थन में 2 लोग आगे, साहब हम भी आपके साथ हैं। किसके साथ? चंद्र बरदाई के साथ। और वो कौन है? सूर्यमल मिश्र, जिसको राज्य कवि की उपमा दी गई है, और मुहणोत नैन्सी जिसको कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि आगे इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि ऋषि कौन थे? ऋषि जिन्होंने यज्ञ किया, अग्निकुंड यज्ञ, उनका नाम है दोस्तों वशिष्ठ। कौन है दोस्तों? ऋषि वशिष्ठ है। और ऋषि के बाद देखिए, यानी यह गुरु जो ऋषि वशिष्ठ है, इन्होंने यज्ञ कहां पर किया दोस्तों? तो देखिए आप, यज्ञ कहां पर किया दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। आबू पर्वत पे इन्होंने यज्ञ किया दोस्तों। और आबू पर्वत कहां पर यज्ञ किया? स्थान किसका? यज्ञ का स्थान कहां पर किया दोस्तों? आबू। और आबू कहां दोस्तों? सिरोही। वर्तमान में इसकी लोकेशन कहां दोस्तों? सिरोही। यानी आबू के अंदर यज्ञ किया किसने? गुरु वशिष्ठ ने। और कहते हैं उस यज्ञ कर रहे थे, और कहते हैं उस यज्ञ में विघ्न यानी बाधा डाल रहे थे राक्षस बार बार उसमें हड्डियां डाल रहे थे और मांस डाल रहे थे कच्चा। इससे यज्ञ बाधित हो रहा था यज्ञ। और गुरु वशिष्ठ को चिंता कि रोके तो कैसे रोके, इन राक्षसों को रोकने के लिए क्या किया जाए? तो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने, यानी जो अग्निवेदिका थी दोस्तों, पसीने भी कहते हैं दोस्तों, पसीना आ रहा, गर्मी हो रही है आपके, फिर भी आपके बीच क्लास लेके आ रहे हैं। सोचो दोस्तों, आप कहते हैं कि पानी से नहाकर इंसान लिबास बदलता है और पसीने से नहाकर इंसान इतिहास बदलता है। तो आप देखिए दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कि स्थान यज्ञ आबू सिरोही कहां पर दोस्तों? आबू सिरोही में है। और ये राक्षस गुरु वशिष्ठ को बार बार परेशान कर रहे थे, यज्ञ में विघ्न पैदा कर रहे थे, बाधा डाल रहे थे, और वो परेशान होते। उन्होंने कहते हैं कि इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए, इस यज्ञ को राक्षसों से बचाने के लिए, कहते हैं कि इन्होंने 4 जातियों को जन्म दिया। साहब कितनी? 4 जातियां। चार जातियों को जन्म दिया दोस्तों। प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहान। कुछ बुक्स में ऐसा भी आता दोस्तों कि शुरुआत में, यानी यज्ञ जो करते हैं, तो आपने अग्निवेदिका देखी होगी, इसके 4 कोने होते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या किया था? शुरुआत में प्रतिहार, परमार और चालुक्यों को जन्म दिया। चालुक्यों को अग्नि से पैदा किया कि होम स्वाहा चालुक्य निकलो, होम स्वाहा परमार निकलो, होम स्वाहा
यानी कौन निकले, यानी चौहान निकलो साहब, प्रतिहार निकलो। और जब ऐसी बातें हो रही थी तो कहते सब 3 जातियों को पैदा किया, और ये राक्षसों को रोकने में जब असफल हो रहे थे तो गुरु वशिष्ठ ने कहते हैं कि सबसे एंड में सबसे मजबूत यानी सबसे खतरनाक जिन्होंने राक्षसों को रोकने का काम किया वो थे चौहान। और कहते हैं कि अग्नि देवाय होम स्वाहा, प्रकट हो चौहान। और कहते हैं कि चौहान को जन्म दिया। तो शुरुआत में 3 जातियों को जन्म दिया गया और लास्ट में किसको जन्म दिया दोस्तों, चौहानों को जन्म दिया, जिन्होंने राक्षसों को रोकने में कामयाब की हुई। और कहते हैं कि ये यज्ञ क्या हुआ, गुरु वशिष्ठ का सफल हुआ दोस्तों, एकदम मस्त हो गया दोस्तों, बिंदास हो गया एकदम। यज्ञ बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों सफल हो गया। यानी ऋषि जी की जो कहते हैं कि ऋषि जी की जो तपस्या थी वो सफल हो गई। किसके द्वारा हुई, यानी प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, इन 4 जातियों से इसको माना गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, मगर इसका खंडन कौन करते हैं, यानी इस सिद्धांत का खंडन करते हैं भाई दोस्तों। देखिए यानी इस सिद्धांत का खंडन करने वाले 2 लोग हैं। खंडन कौन करते हैं दोस्तों, खंडन करते हैं दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वो कहते हैं कि नहीं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता ऐसी चीजें। अब मैं अगर आप मुझसे पूछो कि आप भी मानते हो क्या, भाई मैं इतनी मेरी इतनी वो कहते हैं कि मैं कैसे मानूं, इतना ज्ञान मेरे में नहीं है कि मैं इसको खंडन कर सकूं कि अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कैसे हो सकता है। भाई सब कुछ हो सकता है। और पहले के लोग कहते हैं, ऐसे हमारा इतिहास गवाह है, रामायण महाभारत इन चीजों से भरी हुई है, तो हम इस बात को मानते हैं कि हो सकता है, साफ वेदों में साफ लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, खंडन करने वाले कौन, 2 लोग हैं दोस्तों, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा और कि आई ऑब्जेक्शन मिलोड, कौन कह रहा है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। खंडन करने वाला पहला व्यक्ति है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। दूसरा व्यक्ति दोस्तों क्या, आई विल कम, मैं भी आता हूं, अकेले से आपसे काम नहीं पड़ेगा, मैं भी आता हूं। दूसरा व्यक्ति डॉक्टर दशरथ शर्मा। 2 लोगों ने समर्थन किया इस सिद्धांत का, किसका, कवि चंद्रप्रभा का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत, सूर्यमल मिश्रण और मोड़ोत नेटसी। सूर्यमल मिश्रण को राज्य कवि कहा जाता है, मोड़ोत नेटसी को अब्बुल फजल कहा जाता है। और देखिए गुरु, ये यज्ञ अग्निकुंड का सिद्धांत जो यज्ञ किसने किया, गुरु वशिष्ठ ने किया। स्थान कहां, आबू शिरोई के अंदर। और जब गुरु वशिष्ठ को जब राक्षस परेशान कर रहे थे तो कहते हैं कि 4 जातियों को जन्म दिया, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। जब इतनी बातें हो गई साहब, 2 लोगों ने कहा आई ऑब्जेक्शन, यानी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा का हम इस बात को खंडन करते हैं, हम नहीं मानते, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये लिए ऐसे कर रहे हैं, तो हम इस बात से सहमत नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि खंडन किसने किया, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा। जल्द से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साहब आपका अग्निकुंड का सिद्धांत। नेक्स्ट अपना आएगा, यानी अब जब साहब ऐसा हो गया तो विद्यार्थी ने कहा कि यार हम भी तो करें, हम भी तो अपना सिद्धांत दें। एक विदेशी अपने जो कर्नल जेम्स टोड, यानी जिसको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, यानी जिसको राजस्थान का इतिहास लिखने का श्रेय, जिसने राजस्थान की सारी जानकारी हमें दी है, तो इस बात के लिए कहते हैं कि उन्होंने भी कहा कि क्यों ना हमें विदेशी, तो एक विदेशी को घुसेड़ दूं, विदेशी बता दूं, क्या दिक्कत है, भारत का सब चलता है। तो देखिए आप, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशी जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, हेलो भाई सब्र करो, रुको, यानी ये सिद्धांत, चलो आप इसको नहीं मान, इसका खंडन करते हैं, मैं देता हूं आपको कि ये विदेशी जाति से उत्पन्न थे। कौन, राजपूत, यानी विदेशी जाति थे। पहली बात हो कि राजपूतों का जन्म कहां से हो रहा है, 4 जातियों को दिया, चारों राजपूत वंश के हैं, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। कर्नल टोड ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर मैं बताता हूं कि ये कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। तो देखिए इस बात का ऑब्जेक्शन करने वाला कौन है, कर्नल जेम्स टोड। देखिए सबसे पहले कौन आ रहा भाई,
कर्नल जेम्स टोड आएगा भाई, राजस्थान के इतिहास का पिता जो है कर्नल जेम्स टोड। घोड़े वाला बाबा, यानी घोड़े वाला बाबा आ चुके हैं और घोड़े वाला बाबा कह रहा साहब नहीं नहीं, अग्निकुंड से जन्म नहीं हुआ, ये तो यहाँ के है ही नहीं, ये भारत के है ही नहीं, राजपूत तो बाहर से आए। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि कहां से आए हैं। इसने कहा मुझे शक है अग्निकुंड के सिद्धांत में, मुझे शक है, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मेरे को शक है यार। और उसने कहा कि मुझे शक है, मैं शक की दूर करने की कोशिश करूंगा। और शक इन्होंने कहा, याद करने का तरीका दोस्तों, इन्होंने कहा कि ये क्या है, शक सीथियन, यानी राजपूत क्या है, शक सीथियन जाति के हैं। यानी कौन कह रहा है? कर्नल जेम्स टोड। यानी राजपूत क्या है, शक सीथियन। शक सीथियन किसने कहा राजपूतों को? ये सिद्धांत किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। टोड ने जैसे कहा, फिर एक और विदेशी इतिहासकार V.A. स्मिथ, उसने कहा मैं भी बताता हूं, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ, यानी V. स्मिथ ने क्या कहा, शक सीथियन है। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको अलग बताता हूं कि शक तो मुझे भी है, शक तो मुझे भी। इसने साफ जोड़ दिया कि शक हूण और शक हूण UHA, यानी कौन है साहब? राजपूत। यानी कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से? शक सीथियन। कहा, इसने कहा कि नहीं, शक तो है ही है, शक है, मगर शक के साथ साथ ये क्या है, शक हूण, और इसने कहा कि ये UHE भी है। UHE किसे कहते हैं दोस्तों? कुषाण, कुषाण वंश, कुषाण वंश की एक जाति UHE। यानी इसने कहा कि V. स्मिथ ने कहा कि कर्नल टोड जी, मैं आपकी बात का मानता हूं, शक तो मुझे भी, आपको भी है, और शक मुझे भी है, और शक हूण UHE कुषाण वंश। और तब एक और देख तो आते हैं एकदम, जब दो विदेशी है तो एक अपना भारत का भी होगा साथ में, और वो है कौन सा? वो है साहब भारत का D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर। कुछ लोग होते हैं जो विदेशों का साथ भी देते हैं, जैसे अपने भारत में भी लोग, कुछ लोग भारत में हुए कि सब नहीं नहीं मैं भी नहीं मानता इनको, और D.R. भंडारकर ने कहा कि नहीं नहीं, ये क्या है, गुर्जर है साहब। कौन है साहब? गुर्जर। इसने कहा कि ये क्या दोस्तों, गुर्जर है। मैं भी इनको भारत का अग्निकुंड से नहीं मानता, ये गुर्जर है, विदेशी है। और कौन से गुर्जर है साहब? श्वेत हूण। इसने कहा कि ये गुर्जर कौन से हैं दोस्तों? ये गुर्जर कौन से हैं? श्वेत हूण, श्वेत हूण, यानी ये गोरे गुर्जर है साहब, ये सफेद चमड़ी वाले गुर्जर। बात कौन कह रहा है? D.R. भंडारकर। इसके बाद देखिए दोस्तों, एलेक्जेंडर कनिंघम, एक और विदेशी है जो जिसने भारत में पुरातन विभाग का जन्म जिसको कहते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने कहा यार क्या बताएं तुम्हें यार, कि तुम क्या बता रहे हो, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, मेरी भी सुन लो। मैं आपको जो बता रहा हूं वो है कि ना तो ये शक है, ना सीथियन, ना हूण है, ना गुर्जर है, ये तो सिर्फ क्या है? UHE है। क्या दोस्तों? UHE, यानी कुषाण वंश के हैं। किस वंश के हैं दोस्तों? कुषाण वंश के हैं। इसने साफ कमिटमेंट कर दी कि न तो शक है, न हूण है, न गुर्जर है, श्वेत हूण भी नहीं, ये तो केवल UHE जाति के, कुषाण वंश की UHE जाति है। तो ये सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड। शक सीथियन कहा, V.A. स्मिथ ने इसको शक हूण UHE कुषाण वंश के कहे, और D.R. भंडारकर ने गुर्जर श्वेत हूण कहा, एलेक्जेंडर कनिंघम ने इनको UHE कुषाण वंश का कहा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो सिद्धांत हम जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगला जो सिद्धांत दे रहे हैं हम वो है दोस्तों आपका सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में आपसे।